जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और लेबर रिलेशनशिप पे है। चैप्टर है जी 10 और ह्यूमन रिसोर्स पे है जी। आज का जो टॉपिक है, बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी सब डिपार्टमेंट इससे लिंक होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है जी, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, आजकल कंपनी ये समझ चुकी हैं कि हमें उनका ख्याल रखना है जो कस्टमर का ख्याल रखते हैं, और वो कौन है? वो एम्प्लॉई है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आजकल कंपनी टैलेंट टैलेंट समझती है, ह्यूमन टैलेंट है वो ह्यूमन कैपिटल है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो। हम लोग के एसेट्स हैं, हम उन पे पैसा खर्च करते हैं और वो हमें रिटर्न देते हैं इन टर्म ऑफ प्रॉफिट। अच्छी कस्टमर सर्विस देके, अच्छी चीज़ें बना के, कंपनी के लिए डिफरेंट सोच के एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग से कंपनी को ही बेनिफिट देते हैं। तो ये एम्प्लॉय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। एम्प्लॉय को कॉस्ट नहीं, एम्प्लॉय को इन्वेस्टमेंट समझा जाता है आजकल। देखिए जी, जो आम बिजनेसमैन है वो समझेगा उसका जो एम्प्लॉय है उसके पास हाथ है और पाँव है, उसने काम करना है, इंस्ट्रक्शन दे दी उसने फॉलो करनी है। लेकिन आजकल जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो समझ चुकी हैं कि एम्प्लॉय जो है वो इट्स अ होल पर्सन एक्चुअली। उसकी आइज़ हैं, ईयर्स हैं, वॉइस है, हार्ट हैं, फीलिंग्स हैं। तो हमें सबका ख्याल रखना है। अगर हम उसकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखेंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। बेशक जितना भी कॉम्पिटेंट हो, अगर वो इमोशनली स्टेबल नहीं है, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट बताया गया है कि 78% ऑफ द एम्प्लॉयज़ वो मोटिवेट होते हैं जब उनको रिकॉग्नाइज किया जाए जॉब में। मतलब उनको अगर कहा जाए कि वेल डन, यहाँ बहुत अच्छा काम किया आपने, तो वो बहुत खुश होते हैं। मतलब 78% लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं काम करने से। अच्छा जी, उसके बाद अब हम समझते हैं जी कि ह्यूमन रिसोर्स है क्या। ह्यूमन रिसोर्स को HRMB कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब क्या है जी, ह्यूमन रिसोर्स ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम ह्यूमन को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं उनको, उनकी डिफरेंट पोजीशन में उनको डिप्लॉय करते हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, उनको कंपनसेट करते हैं, अगर फायरिंग करनी है तो फायरिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं किसको कहाँ पोस्ट किया जाए, उनको तनख्वाह क्या देनी देनी होगी। तो इन शॉर्ट, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ह्यूमंस को मैनेज करना, एम्प्लॉय को मैनेज करना आपकी ह्यूमन रिसोर्स है। एक को यहाँ पे लिखा गया, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सही टाइम पे सही बंदे को सही जगह पे लगाना आपके ह्यूमन रिसोर्स है। आप देखिए, ये ह्यूमन रिसोर्स है। देखिए, ये लोग काम करते हैं, रिसर्च करते हैं ये लोग कि हमें कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, और उसके बाद उनकी मैनेज एंड डेवलपमेंट करते हैं, उनको लीड करते हैं, परफॉर्मेंस चेक होती है, उनके स्किल्स डेवलप करते हैं, रिवॉर्ड भी देते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ये एक ओवरऑल फंक्शन है आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। अब ह्यूमन रिसोर्स में जो एक डिफरेंट के डिस्कस करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। एक है जी, आप उसके HR प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी को भी हायर कर लिया हमने या कोई छोड़ के चला गया तो फिर सोचते हैं जी अब किसको रखें। जब भी कोई छोड़ के चला जाए उससे पहले ही सब प्लानिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा है कि HR प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपके जो जॉब्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनका एनालिसिस होता है कि किस टाइप की जॉब्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके लिए स्किल्स कौन कौन सी ज़रूरत है। इसमें जॉब एनालिसिस में यहाँ पे आपके दो चीज़ें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इसको JD भी बोलते हैं, JS भी बोलते हैं। अक्सर पूछते हैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में JD क्या है जॉब की, और जॉब की JS क्या है। तो आपने समझ जाना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन क्या है कि जॉब किस तरह की है, जॉब का टाइटल क्या है, हमने काम करना क्या है उसमें, हमने किसको रिपोर्ट करना है। जैसे डाटा एंट्री की जॉब है, टाइटल डाटा एंट्री, किसको रिपोर्ट करना है, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है। 9 to 5 आपकी जॉब होगी, फलां फलां ये चीज़ें होती है उसमें। अब जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा कि इसके लिए आपको स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप पंचुअल हो,
आपकी आपकी जो वर्ड पिकिंग एबिलिटी है वो अच्छी हो, तो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ये अगर पता होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें जॉब एनालिसिस का पता लग जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे बताया गया है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का, और यहाँ पे एक लिंक दिया है मैंने, यहाँ से अगर आप देखें तो और ज़्यादा इसकी डिफ्रेंशिएट इसको किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ पे था कि जॉब एनालिसिस, उसके बाद जॉब एनालिसिस किस टाइप की जॉब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, किस किस तरह के कौन कौन से स्किल्स होते हैं उसमें, और उसके बाद हमने फोरकास्टिंग करनी है कि हम कहाँ से फ्यूचर में अगर पोस्ट ओपनिंग होती है तो कहाँ से हम हायरिंग कर सकते हैं। एक होती है फोरकास्टिंग इंटरनल सप्लाई, एक होती है फोरकास्टिंग एक्सटर्नल सप्लाई। इंटरनल सप्लाई होती है कि आपके एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कितने हैं, क्या वो रिप्लेस कर सकते हैं फ्यूचर में किसी और एम्प्लॉय को। कोई भी जॉब ओपनिंग है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले आप इंटरनल देखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय उसको फिल कर सकता है गैप को, इसकी हम फोरकास्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल सप्लाई की हम फोरकास्टिंग करते हैं कि क्या बाहर से हम लोग इसको हायर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी कितने हैं पाकिस्तान में, क्या पीएचडी सब एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉय में अनएम्प्लॉयड हैं, क्या हम हायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या बाहर से किसी को एम्प्लॉय करना होगा किसी और मुल्क से। अच्छा जी, रिप्लेसमेंट चार्ट आपकी इंटरनल हायरिंग में ही रिप्लेसमेंट चार्ट होता है। मतलब आपके डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट लोग हैं, वो कभी ना कभी एक दूसरे को रिप्लेस करते जाते हैं। जो सुपरवाइजर है वो मैनेजर बन गया, जो मैनेजर है वो सीईओ बन गया, तो ये रिप्लेसमेंट चार्ट होता है। ये जैसे तरक्की होती जाए, एक्सपीरियंस होता जाए, उसको आगे प्लेस हम करते जाएं। इसके लिए एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम में हर एम्प्लॉय का डाटाबेस होता है कि किसने कब ज्वाइन किया, वो क्या काम करता है, उसकी तनख्वाह कितनी है, उसने क्या क्या परफॉर्मेंसेस दी, ताकि उसकी करियर डेवलपमेंट में आसानी हो। तो ये एचआर के पास बहुत अच्छा एक डाटा मेंटेन होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपका रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हायरिंग किस तरह से की जाती है। रिक्रूटमेंट मीन हायरिंग, हायरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अगेन वही हम डिस्कस कर चुके हैं जो फोरकास्टिंग में हमने डिस्कस किया कि हम लोग के पास इंटरनल फोरकास्टिंग होती है, एक्सटर्नल फोरकास्टिंग होती है। अब हम लोग के पास ऑप्शन है कि हम इंटरनल को कंसिडर करें या एक्सटर्नल। अच्छा, जैसे ही कोई जॉब ओपनिंग आती है हम उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, लोगों के पास फॉर्म जाता है, लोग एप्लीकेशन उसकी फिल करते हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती हैं। कुछ लोग फिल्टर होते हैं, जो लोग फिल्टर होते हैं एलिजिबल होते हैं उनको बुलाया जाता है, टेस्ट टेस्ट कंडक्ट होता है, उसमें से जो पास होते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेस हैं, कोई मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, कोई डिफरेंट टाइप के टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे लिखा है जी ड्रग टेस्ट होता है, करेक्ट सर्टिफिकेट भी ले जाता है, पुलिस स्टेशन से भी सर्टिफिकेट ले जाता है, पॉलीग्राफ भी टेस्ट एक किया जाता है। पॉलीग्राफ है जी आपको वायरिंग लगा दी जाती है और आपको मशीन के सामने बिठा देते हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं तो आ, आप उसका जवाब देते हैं। अगर वो आप गलत जवाब देते हैं तो मशीन में आ जाता है, जिसको हम लाई डिटेक्टर भी कहते हैं। फिर क्रेडिट चेक्स होता है, फिर आपके रेफरेंस है, मतलब हम ये चेक करते हैं कि इसका आ, इसके इसके रेफरेंस किससे है, ताकि टू मेक श्योर कि बंदा ये गलत काम भी करता है, या उस किसी से हमने किसी से पूछगीछ करनी हो तो उस बंदे से भी हम पूछगीछ की कर सकते हैं। जितना रेफरेंस आपका स्ट्रांग होगा उतना कंपनी को आप पे कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जब हायरिंग होंगी उसके बाद ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का ये भी काम है कि अपने एम्प्लॉय की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते जाएं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस ये है, ट्रेनिंग आपके टेक्निकल स्टाफ्स को दी जाती है किसी टेक्निकल चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली काम होती है। फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं आता, ठीक है, वो टेक्निकल ट्रेनिंग है, आपको बताएंगे ये ऐसे ऐसे होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो टेक्निकल ऑपरेशनल है। डेवलपमेंट है जी आपकी पर्सनैलिटी से लिंक होता है, ये मोस्टली मैनेजर और प्रोफेशनल को दी जाती है। फॉर एग्जांपल सेल्स कैसे होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हाउ टू बी ए गुड लीडर, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं।
तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, ट्रेनिंग की भी डिफरेंट टाइप्स है। एक आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग है, एक ऑफ जॉब ट्रेनिंग है, और एक है जी आपकी वेस्टिब्यू है। ऑन जॉब ट्रेनिंग आप ऑफिस टाइम में ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो आप काम कर रहे हैं उसी में ट्रेनिंग दी जाती है आपको कि ये काम इस तरह से परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए जी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं ऑफिस में ही, तो वहीं पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये फाइल आपने इस तरह से बनानी है। तो उसमें एरर के चांसेस भी कम होते हैं, एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको आपका सुपरवाइजर आके बताता है जी कि ये चीज़ इस तरह से बनानी है। एक है जी ऑफ जॉब ट्रेनिंग, आप अपने घर बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको केस स्टडीज दे दी, या आपको कोई भी सॉफ्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए लिंक्स दे दिए कि आपने लिंक्स देखने हैं, घर जाकर ट्रेनिंग करनी है। फिर नेक्स्ट है जी आपके वेस्टिब्यूल, भी आपके ऑफ जॉब ट्रेनिंग ही है, लेकिन आपको ना एक रियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो रियल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप बात की जाए, आपको बताना है कि फोटोकॉपी किस तरह से करते हैं। एक तो ऑन जॉब ट्रेनिंग ये है कि ऑफिस में आप कोई फोटोकॉपी निकालनी है तो आपको बताएंगे जी ये बटन दबाना, ये फोटोकॉपी निकल आएगी, ये हम लोग का डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है जी। या आपको कहें जी ये फोटोकॉपी मशीन आप घर ले जाएं, तो घर लेके जाके आप जितनी मर्जी फोटोकॉपी करवा लें। जाहिर है वो एक्चुअल ऑफिस की नहीं होंगी, लेकिन आपको एक असल इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी होता है, लेकिन इसमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि स्ट्रेस बहुत कम होता है एम्प्लॉय के लिए। फिर है जी अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। चेक किया जाता है कि हमने जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है, जो टारगेट दिए हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। उसके डिफरेंट मेजर्स यूज़ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, कस्टमर सर्विस कैसी थी, पंचुअल था या नहीं, बिहेवियर कैसा था, और ये सुपरवाइजर उसका फिल करता है एम्प्लॉय का। अच्छा, डिफरेंट इसके टेक्निक्स है, कुछ सुपरवाइजर से फिल करवाते हैं, कुछ ब्रांच मैनेजर से फिल करवाते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट से फिल करवाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि बॉस भी अच्छा है या नहीं। तो एक आपके बहुत फेमस अप्रेजल टेक्निक है 360 फीडबैक। इसमें जो जो लोग आपके लिंक हैं उन सब से आपका फीडबैक लेते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर से, आपके सुपरवाइजर से, आपके सबऑर्डिनेट से, हर एक से, आपके कोलीग से, सब से आपका 360 डिग्री फीडबैक लिए जाते हैं। फिर है जी आपका कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन है जी जो आपने काम किया है उसके रिटर्न में आपको कुछ मुआवजा दिया जाए। उसमें भी आपके एक तो वेज रेट है, एक सैलरी है। वेज रेट और सैलरी में डिफरेंस ये है कि वेज रेट आपको घंटे के हिसाब से दी जाती है। मतलब आपने जितने आवर काम किया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आवर के हिसाब से रेट होता है, और जितने आवर्स आपने काम किया तो आपको मिल जाते हैं। सैलरी जो होती है वो मंथली ईयरली फिक्स होती है कि आपने इतने इतना इतनी आपकी सैलरी होगी। और ज़्यादा डिफरेंस आपने देखना है तो यहाँ पे मैंने अगेन यूट्यूब लिंक दिया है, आप इसमें देख सकते हैं। फिर है जी डिफरेंट सैलरी वेजेस के अलावा आपके डिफरेंट इंसेंटिव प्रोग्राम भी होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होते हैं ताकि आपको मोटिवेट किया जाए, जिसमें आपके बोनसेस होते हैं, डिफरेंट बोनसेस होते हैं जो सैलरीज के अलावा होते हैं। अब बोनसेस के डिफरेंट नाम दे दिए, कभी ईद बोनस दे दिया, रमज़ान बोनस दे दिया, या किसी काम करने पे बोनस दे दिया, उसके डिफरेंट नाम दे दिए डिफरेंट चीज़ों के लिए। उसके बाद है जी आपकी मेरिट सैलरी सिस्टम है जिसको हम पे फॉर परफॉर्मेंस भी कहते हैं। मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, आपने डिफरेंट चीज़ बना दी है, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी जाती है। एक है जी आपका गेन शेयरिंग प्लान, और इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग भी कहते हैं। गेन शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग एक ही बात है कि आपके डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो एक्स्ट्रा आपने प्रॉफिट गेन किया तो वो डिवाइड कर देते हैं सबको। फॉर एग्जांपल जो अगर कोई भी ब्रांच है, लेट्स से शूज़ की ब्रांच है, 3-4 ब्रांचेस है, जिस ब्रांच ने बहुत ज़्यादा सेल कर दी तो उसका जो एक्स्ट्रा बोनस है वो सब एम्प्लॉय को मिलता है। इस तरह से एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं। अगर तो आपने उनकी सैलरी फिक्स कर दी है, उनका आज ही के बस यही तनख्वाह मिलेगी आपको, तो हर एम्प्लॉय मिलके काम नहीं करता। गेन शेयरिंग का फ़ायदा ये है कि सब मिलके काम करते हैं कि अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा कंपनी को तो हमें भी बोनस मिलेगा उसका। फिर है जी आपका पे फॉर नॉलेज प्लान।
ये एम्प्लॉय को इंकरेज किया जाता है अगर वो खुद से ट्रेनिंग लेते हैं, खुद से कोई न्यू नॉलेज एक्वायर करते हैं तो उसको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेक्चरर है, अगर वो पीएचडी करता है खुद से तो उसको फिर हम एक्स्ट्रा तनख्वाह देते हैं, या आर्टिकल पब्लिश करता है। फिर और बेनिफिट्स में क्या है जी, आपके इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस दी जाती है आपको, मेडिकल अलाउंस भी दी जाते हैं। एक है कैफेटेरिया बेनिफिट प्लान, इसमें डिफरेंट प्लान ऑफर किए जाते हैं एम्प्लॉय को, और कहा जाता है इनमें से 5-6 प्लान जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो आप सिलेक्ट कर लें, वो आपको दिए जाएंगे। जैसे कि ये है एम्प्लॉय बेनिफिट, आपकी पेड वेकेशन जो पेड हो, ज़्यादा हो, मील ब्रेक हो, मतलब जितने भी आपके पैकेज बना दी जाता है और आपको कहा जाता है आप इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें, कोई से 5-4 ये भी कंपनी अफोर्ड कर सकती है। फिर आपके रिटायरमेंट प्लान है, आपकी तनख्वाह से कुछ पैसे काटते जाते हैं, जो आप रिटायर होते हैं तो आपको रिटायरमेंट पे आपको पैसे दिए जाते हैं, और भी रिटायरमेंट पे और भी इसके अलावा भी लमसम अमाउंट दी जाती है। अच्छा जी, एएचआरएम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। एक है जी आपका इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये लीगल लीगली सबको, सब कंपनी बाउंड है इसको फॉलो करने के लिए। मतलब इसका ये है कि हर इंसान के पास लीगल इक्वल अपॉर्चुनिटी है पोस्ट की अप्लाई करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते इस बेस पे कि ये मेल है या फीमेल है, नहीं ये तो डिसेबल है काम नहीं कर सकता, नहीं इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है। अगर उसमें एबिलिटी है तो उसका इक्वल अपॉर्चुनिटी बनती है, इसको कहते हैं हम इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी को किसी डिस्क्रिमिनेट किया, किसी बेस पे उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो केस भी कर सकता है। इसके लिए आया है जी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट किया गया है क्लास को, मतलब डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए ऐसी क्लास को बचाया जाता है कि उनके खिलाफ कोई स्टेप ना लिया जाए, उनको उनको प्रोटेक्शन दी जाती है हर जगह। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में ये आप देखें, इसमें आपको नॉलेज मिलेगी और कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट हैं, ये आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और कौन कौन से लॉज हैं, पॉइंट्स देखने हैं जी। एक है जी आपका सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट है जी कि ऑफिस में कभी कभी ऐसा होता है कोई आपको हरासमेंट मतलब हॉस्टाइल करता है, तंग करता है, डराता है अनएथिकल एक्टिविटीज़ के लिए, वो सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। वो आपके पास राइट है कि आप उसके खिलाफ कंपनी को बता सकते हैं। फिर है जी आपका क्विड प्रो को हरासमेंट, ये भी वही है, हरासमेंट का केस ही है, लेकिन इसमें ये है कि हरासमेंट ऐसे की जाती है कि अगर वो कहे कि आप मेरे साथ इंडल्ज रहे अनएथिकल एक्टिविटीज़ में तो मैं आपका ये काम कर दूंगा। फिर है जी हॉस्टाइल, ज़बरदस्ती का एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल मतलब ज़बरदस्ती का, डर वाला एनवायरनमेंट आप किया जाता है, आपको ऐसे बात बात पे जुमले जुमले कहे जाते हैं जो आप कहते हैं ये हॉस्टाइल है, ये मुझे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ख़तरनाक है। आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप उस पर भी केस कर सकते हैं, कंपनी को शिकायत लगा सकते हैं या केस कर सकते हैं उस पर। एक है जी एम्प्लॉयमेंट एट विल। एम्प्लॉयमेंट एट विल है जी कि एम्प्लॉय अपनी मर्जी से, इस मर्जी के साथ काम स्टार्ट करता है कि उसका एम्प्लॉयर जो है, बॉस जो है, वो उसको कभी भी फायर कर सकता है अपनी चॉइस पे। लेकिन पर्सनल चॉइस ना हो, ये ना हो कि मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको निकाल दिया, या ये किसी उस तबके से ताल्लुक़ रखता है जो मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं हो। कोई लीगली पॉइंट हो कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या कंपनी में डाउन साइजिंग हो गई, तो उस बेस पे आप उसको फायर कर सकते हैं कभी भी, और एम्प्लॉय कुछ नहीं कहेगा। फिर है जी आपकी वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी मींस कि आपके जो एम्प्लॉय है, जो वर्किंग फोर्स है आपकी, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से है। कोई मेल है, फीमेल है, एज डिफरेंट बहुत ज़्यादा है, उनकी सोच डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। कोई कोई अपाहिज है, किसी कोई डिफरेंट तबके से ताल्लुक़ रखता है, कोई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, डिफरेंट मुल्कों से भी है, डिफरेंट मज़हब से भी है। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी सब में होती है। अब इसमें बहुत से इश्यूज आते हैं,
हर एक के मज़हब को देखना होता है, कोई हलाल फूड कॉन्सेप्ट भी है पाकिस्तान में, बाकियों में नहीं है। इस तरह से क्रिसमस आ जाती है, ईद आ जाती है, या कोई और फेस्टिवल आता है, तो हमें सबका ख्याल रखना है और सबको साथ लेके चलना होता है। फिर आपके नॉलेज वर्कर्स होते हैं, ऐसे वर्कर जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनको हमें ज़्यादा कंपनसेट करना होता है, उनका ख्याल रखना होता है। उनको कंपनसेशन भी मार्केट के हिसाब से दी जाती है, ताकि वो मोटिवेट रहे और मूव ना हो जाए। फिर आपके जी कॉन्टिजेंट वर्कर्स हैं, ऐसे वर्कर्स जो आपके फुल टाइम वर्कर्स नहीं होते, लेकिन उनको हम इमरजेंसी के रखते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हम इनसे काम करवा सकते हैं। ये आपके जैसे ठेके पे काम करवा लें, आपके आउटसोर्सिंग इसको भी कहते हैं, आपके फ्रीलांसर इसमें आते हैं, आपके इंटर्निस आ जाते हैं। कभी कोई इंटर्न से आपने काम करवाया, उसने अच्छा काम किया, और फिर आप फ्यूचर में कभी ज़रूरत हो दोबारा आपको उसको रख सकते हैं, उसको इवन परमानेंट जॉब भी ऑफर कर सकते हैं। फिर जी डीलिंग विद द लेबर, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियन बहुत स्ट्रांग होती है। लेबर यूनियन क्या है जी कि ऐसी यूनियन बन जाती है जो मजदूर के राइट्स ख्याल रखती है कि उनको ठीक वेज रेट मिले, उनके हेल्थ का ख्याल रखा जाए, उनको बेनिफिट दिए जाएं जो बाकी एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। तो उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं होगी, उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, वो उनसे बारगेनिंग, कलेक्टिव बारगेनिंग है जी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लेबर और मैनेजमेंट नेगोशिएट करते हैं किसी एक चीज़ पे। मतलब कोई एक चीज़, आपके लेबर यूनियन ने कहा कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, फिर वो मिल बैठ के बारगेनिंग करते हैं। तो अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी तो बारगेनिंग करना ईजी हो जाता है। ये देखिए जी, लेबर यूनियन ये देखिए, ये बारगेनिंग जोन है। इसमें जो आपके लेबर यूनियन है वो कहते हैं डिमांड, हम लोग ये लेट्स से कहते हैं 10% इंक्रीज कर दीजिए तनख्वाह, ठीक है, इनकी डिमांड है। लेकिन एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि नहीं यार, ये 10% नहीं, ये सिर्फ 2% इंक्रीज हो जाए, तो ये मैं चाहता हूँ, डिज़ायर रिजल्ट मैं चाहता हूँ। लेबर यूनियन की जो मिनिमम लिमिट है जिससे नीचे कभी नहीं आएंगे, वो यहाँ तक होती है। वो कहते हैं मतलब 10 उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि कम से कम 4 तो हो ना, इससे नीचे नहीं आना। इसकी डिज़ायर 2 है, जो यहाँ तक नहीं आएंगे। एम्प्लॉयर की मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो 8 तक है, इससे ऊपर नहीं। इसकी 10 तक है, 10 तक कभी नहीं जाएंगे, 2 तक कभी नहीं जाएंगे। अब ये जो इनकी एक्सपेक्टेशन है ना कि यहाँ तक ये लोग मान जाएंगे, इनकी भी एक्सपेक्टेशन कि यहाँ तक तो ये ले आएंगे। तो ये मैक्सिमम से लेके एक्सपेक्टेशन, इस मैक्सिमम और इस मैक्सिमम के बीच में ही कहीं ना कहीं बार्गेनिंग हो जाती है। लेट्स से 2 इसकी डिजायर थी, 10 इसकी थी, लेट्स से वो 5 या 6 पे मान जाएंगे, तो यह बार्गेनिंग जोन है। कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपके लेबर यूनियन बनती हैं? यही जो हमने डिस्कस किया कि उनको पे ठीक दी जाए, जॉब सिक्योरिटी हो, मतलब कि जॉब उनकी जाएगी नहीं, परमानेंट रहेंगी, बेनिफिट दिए जाएंगे, उनको राइट दिए जाएंगे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स होते हैं मोस्टली। अगर बार्गेनिंग फेल हो जाए तो क्या करते हैं लेबर यूनियन? स्ट्राइक पे चले जाते हैं, चीज़ें परचेज करना बंद कर देते हैं, या काम स्लो कर देते हैं, जिसका फ़ायदा नहीं होता, कंपनी को नुकसान होता है। अब मैनेजमेंट क्या कर सकती है? मैनेजमेंट या तो वो एरिया लॉक आउट कर देती है, स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे वो जाके एम्प्लॉयर को नुकसान ना पहुँचाए, या तो वो स्ट्राइक ब्रेक करने के लिए उन सबको निकाल देती है, टेम्परेरी तौर पे वो दूसरे वर्कर रख लेती है, लेकिन वो बहुत महंगा काम है। अगेन, अगर ये स्ट्राइक पे चले जाए वो किसी का फ़ायदा नहीं है, वर्कर्स का भी नहीं और कंपनी का भी नहीं। अब इसमें सुलह सफाई करने के लिए या तो वो खुद बारगेनिंग जोन में जाए, या तो बारगेनिंग खुद दोनों आपस में नहीं कर सकते, तो दो ऑप्शन होती है आपकी, मीडिएशन होती है और आर्बिट्रेशन होती है। मीडिएशन होती है जी कि थर्ड पार्टी का थर्ड बंदा आ जाए सुलह सफाई करवाने के लिए, जी कि अच्छा मैं इनकी सुलह करवाता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि डिफरेंट मुल्कों में अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो तीसरा मुल्क बीच में आता है सुलह सफाई करवाने के लिए। पाकिस्तान इंडिया में प्रॉब्लम है तो अमेरिका आ जाएगा, सऊदी ईरान में कॉन्फ्लिक्ट है तो पाकिस्तान बीच में सुलह सफाई करवाने आ जाएगा।
ये जी मीडिएशन, मीडिएशन मीन थर्ड पार्टी, तीसरा बंदा। और आर्बिट्रेशन होता है जी कि ऐसा मेथड जिस या ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास ये लोग जाएं तो उनकी बात माननी ही होती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी कि हम कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट जो फैसले सुनाएगी हम दोनों मानेंगे, तो वो फिर उनको मानना होता है। बस जी, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और ये इजी काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखें, एक आपका एम्प्लॉय जब तक खुश नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसको हायरिंग करने का। तो उसकी हायरिंग से लेके उसकी एंड रिटायरमेंट प्लान तक उसको आपने इस तरह से रखना है कि वो उसको फील हो कि कंपनी उसको ओन करती है, उसको फील हो कि वो कंपनी का एक पार्ट है। वरना बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं। अक्सर अगर जो लोग छोड़ के जाते हैं वो ये नहीं कहते कि कंपनी अच्छी नहीं थी, वो यही कहते हैं कि बॉस अच्छा नहीं था। बस जी, ख्याल रखें अपना अपना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।